हेलो बच्चों। इस क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। क्लास थर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फोर्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इवन ये सिक्स क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है या जो चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं या उनको सही से नहीं समझाया गया है तो वो जो है ये जो क्लास है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे नहीं बिल्कुल समझ पाते सही से, आज पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आज स्मार्ट बोर्ड में जो हमने मतलब हर साल जो एप्लीकेशन परचेज़ किया है, जो हर साल हम 20,000 जो हम बच्चों के लिए 20,000 का जो एप्लीकेशन परचेज़ करते हैं उसके ज़रिए हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए, विरोध करने वाले कुछ भी कह सकते हैं कि भाई बोर्ड में देख देख के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होगा। तो आप बता देना जो बच्चे हमारे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो जिसमें जो दिया है वो हम नहीं पढ़ा पाए। भाई जिसको विरोध करना है वो कुछ भी कह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हम बच्चों के लिए जैसे सुविधा हो सकती है छोटे बच्चों के लिए, उस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाना जानते हैं। तो इसलिए कोई भी आर्गूमेंट, कोई भी तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। आर्ग्यूमेंट की हमें भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमें खुशी है कि हम पर वो विश्वास करते हैं। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ और ना कहते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। द टॉपिक इज़ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना, स्टार्टिंग से करते हैं, फिर हम आपको साथ ही साथ डिफाइन करते जाएंगे। आपको आवाज़ नहीं आएगी इसकी, लेकिन आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। आपके पास आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, चलो समझो, है ना। हुआ क्या था समझते हैं अपन। ठीक है, हुआ ये था, हम आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। ये वाला कलर सूट करेगा? हाँ करेगा, ठीक। देखो हुआ क्या था, समझो इस बात को। ऐसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ अपने ही क्लास के या अपने ही स्कूल के दो बच्चे हैं, उनको मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल है गौरी। क्या है? गौरी। और गौरी जो है वो थर्ड क्लास से है, अभी वो फोर्थ में आ जाएगी। और गौरी का जो भाई है उसका नाम है वंश, बड़ा भाई है, वो फोर्थ क्लास में है और अब वो फिफ्थ क्लास में आ जाएगा। ठीक है, बात समझो। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो गौरी है, गौरी एक पूड़ी लाई थी बड़ी सी, अपने लंच में रख के मम्मी ने रख दी कि आप दोनों मिलकर खा लेना। समझ में आई बात? देखो प्रैक्टिकल सोचो, ये सब चीज़ें इसमें नहीं बताई गई। हम तो बस सिर्फ टॉपिक देख लिया कि टॉपिक क्या कह रहा है, बस हम आपको डिफाइन करके अच्छे से बता रहे हैं। तो गौरी जो है वो लंच लाई थी, उसमें एक बड़ी पूड़ी थी। ठीक है, तो गौरी ने क्या किया, गौरी ने इसके इक्वल पार्ट्स कर दिए, यानी 4 टुकड़े कर दिए इक्वल इक्वल।
यानी चारों जो पार्ट हैं वो इक्वल हैं। देखो जैसे ये पूड़ी थी, इसमें चारों इक्वल पार्ट हुए। अब सुनो मेरी बात, एक पूड़ी के यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के, कोई भी चीज़ के हम जितने भी पार्ट्स कर लें इक्वल पार्ट्स, और उनको इक्वल पार्ट्स या कैसे भी टुकड़े कर लें, हम उन टुकड़ों को अगर जोड़ेंगे तो फाइनली वो पूड़ी ही रहेगी। यानी वो मतलब बोल सकते हैं जो पार्ट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, फिर से एक होल बना देते हैं। होल का मतलब होता है पूरा, यानी जिससे वो टूटा हुआ था। समझ में आ गई बात? यानी जिससे हमने, अब ये मुझे बताओ, जैसे चार पार्ट हो गए, तो जैसे एक पार्ट मैंने ये मान लिया, एक पार्ट मैंने ये मान लिया, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। अगर इन चारों पार्ट को फिर से मैं जोड़ूंगा, अब जोड़ने का मतलब ये नहीं मैं सिलूंगा, एक मान के चलते हैं, कुछ चीज़ें इमेजिनेशन पे डिपेंड करती हैं। मान के चलते कि मैंने चारों पार्ट मिला दिए, तो मिलाने के बाद फाइनली वो पूड़ी ही बन जाएगी ना। बात समझ में आ रही है? वो पूड़ी ही बन जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह ये रहा है कि हर एक पार्ट है, जो हर एक पार्ट है वो पूरे पार्ट का चौथा हिस्सा होगा। समझ में आई बात? नहीं समझे? जैसे 1/4 है पहला पार्ट, दूसरा भी 1/4 है, तीसरा पार्ट भी 1/4 है, चौथा पार्ट भी 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। पहले तो इन चारों को अगर जोड़ोगे ना तो देखो एलसीएम सेम है, 4 ही रहेगा। तो 1 2 3 4, 4 से 4 काट जाएगा तो फाइनली कितना पूड़ी आ जाएगी? 1। अच्छा ये क्या थे? ये पूड़ी के पार्ट्स थे, यानी टुकड़े थे। क्या थे? टुकड़े थे। तो अब मेरी बात को आप समझ लो अच्छे से कि 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब है कि टोटल 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स निकाले थे, उसमें से मैंने एक पार्ट ले लिया, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। इसका मतलब समझे कि टोटल 4 इक्वल पार्ट्स किए थे, यानी टुकड़े 4 बराबर बराबर के टुकड़े किए थे, उसमें से मैंने एक टुकड़ा ले लिया, तो उस एक टुकड़े की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4। यानी इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 1/4। अब तो समझ में आ गई होगी। आ गया ना? हाँ अब आ गया। कि बोले सर क्या आ गया? ये गया सर कि पहली बात तो ये है कि हम जो टुकड़े करते हैं वो हमेशा बराबर के टुकड़े करते हैं, तभी हमारा फ्रैक्शन बनता है। समझ में आया? जैसे किसी ने लिख दिया 3/7, इसका मतलब ये था कि एक चीज के 7 टुकड़े थे, उसमें से 3 टुकड़े हमने ले लिए, तो हमने उसकी वैल्यू बता दी 3/7, यानी 7 में से 3 ले लिए। ठीक है बात? आगे चलें? ठीक है चलिए आगे हम चलते हैं। देखो मैंने अभी बताया था ये आपको कि 4/4 यानी 4 में से चारों पार्ट ले लोगे तो आंसर कितना आएगा? 1, यानी एक पूड़ी थी। ठीक है? अब समझ लो सही से पूरे। सुनो अब कैसे समझोगे? जैसे एक रोटी थी, ये इसके 4 टुकड़े कर लिए बराबर के, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है? अब कोई ये पूछे कि 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 पार्ट्स की तो सॉरी पहले देखते हैं 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1 पार्ट की तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कितने पार्ट्स थे टोटल? 4। कितना ले लिया उसमें से? 1, तो 1 पार्ट की वैल्यू होगी 1/4। कोई ये पूछे 2 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो कितने पार्ट थे टोटल? टोटल लिखा जाता है नीचे इक्वल पार्ट्स, अलग अलग पार्ट नहीं, इक्वल पार्ट। उसमें से कितने पार्ट्स ले लिए? बोले 2, तो फाइनली ये हो जाएगा 2/4। 3 पार्ट्स की वही वैल्यू पूछे, यानी इसकी इसकी और इसकी तीनों को मिलाकर पूछे तो क्या हो जाएगा? कितने पार्ट्स थे टोटल? 4। कितने मैंने ले लिए? 3, तो फाइनली आंसर कितना होगा? 3/4। अब चारों पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो देख लो कितने पार्ट थे टोटल, यानी कितने टुकड़े थे? 4। कितने टुकड़े ले लिए? चारों, तो वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये पूरी रोटी बन गई नहीं बन गई? यानी 4 पार्ट के 4 पार्ट मैंने इक्वल इक्वल काटे, चारों आपने ले लिए, तो फाइनली वो रोटी आपने अकेले ही ले ली।
ठीक है, अब समझ में आ गया बच्चा? बिल्कुल आ गया सर। तो आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल बढ़ा जाए। चलो, तो समझ में आ गया बात। अब बहुत सारे एग्जाम्पल ये देंगे, उनको हम समझ के चलते हैं। अब देखो भाई, अभी मैंने बताया था 3/7, बोले कैसे? कितने टोटल पार्ट्स हैं? 7। कितने पार्ट्स हैं टोटल? 7। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने पार्ट्स ले लिए? 3। तो ये वैल्यू होगी, इतनी जो वैल्यू होगी वो होगी अपनी 3/7। देखो अभी बताएगा, 3 पार्ट्स अलग कर देंगे। देखो 3 पार्ट्स अलग कर दिए, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 3/7। अब कोई पूछे 1/8, तो 1/8 का मतलब है कि टोटल इक्वल पार्ट्स कितने किए गए थे? 8। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना पार्ट उसमें से ले लिया? 1। तो ये 1/8 एक पार्ट की वैल्यू होगी। आ गई समझ में? देखो इसमें क्या डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन इसमें ये बताइए, डेफिनेशन तो हम भी उसमें बता सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। क्या बता दिया था? हमने ये बता दिया था बेटा कि टोटल पार्ट में से कितना पार्ट हम ले रहे हैं वही होती है फ्रैक्शन, यानी आउट टेकन पार्ट्स ऑफ होल नंबर्स इक्वल पार्ट्स। यानी एक होल नंबर के, यानी एक होल कोई चीज के इक्वल पार्ट्स करने के बाद कितने टेकन मतलब कितने पार्ट्स लिए जाते हैं, वही उसकी फ्रैक्शन होती है। वही लिखा है, ए फ्रैक्शन इज नंबर। फ्रैक्शन क्या होती है? एक नंबर होती है रिप्रेजेंटिंग, यानी रिप्रेजेंट करती है पार्ट ऑफ ए होल, यानी वो होल का कितना पार्ट है ये बताती है फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4/9, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है कि ये होल का कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। तो होल कितने पार्ट थे? 9, उसमें से कितना पार्ट हमने ले लिया? 4। तो 4/9 का मतलब है कि जो टोटल पार्ट्स थे वो 9 थे, इक्वल पार्ट्स थे वो 9 थे, और कितने पार्ट्स ले लिए हमने? 4। तो वही वैल्यू बता रहा है 4/9, यानी 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। समझ में आ गया? जैसे आपको नंबर मिलते हैं, बोले कितने नंबर मिले? तो बोले 50 में से 35 नंबर मिले, तो यही तो बोलते हो। तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 35/50। काट लोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी। मेरी बात को समझो, इसका मतलब ये हुआ कि 30 बोल लिखते हो 35 आउट ऑफ 50, तो फ्रैक्शन क्या बन गई। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते ना, हर एक क्वेश्चन इक्वल नंबर का नहीं होता, यानी टुकड़े बराबर के नहीं होते, इस यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बना सकते। तो फ्रैक्शन किसी न किसी ऐसी चीज का बनाते हैं जिसके इक्वल पार्ट्स हुए हुआ। ठीक है बच्चा, चलें आगे। तो बताओ फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है कि हम कितना पार्ट ले रहे हो, कितने पार्ट में से ले रहे हो, यानी टेकन पार्ट आउट ऑफ होल इक्वल पार्ट्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये बोला है कि जो होल होता है, यानी होल मतलब जो टोटल हम लेते हैं 9 20 20 जो भी लेते हैं 25 30, वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मेरी बात को समझो, ये देखो एप्पल के टुकड़े किए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बॉल के तो टुकड़े नहीं किए गए, लेकिन टोटल बॉल ली गई है। मेरी बात को समझो, दोनों में फर्क है। दोनों फर्क ये है कि बोला है कि जो होल मतलब जैसे लिखा है मैंने 4/9, तो ये जो 9 है ना, 9 होल जो 9 है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसके टुकड़े किए गए हों, और हो सकता है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ बॉल, ये बताओ बॉल के टुकड़े तो नहीं किए गए ना, यहाँ पे सब बॉल अलग अलग है, तो कैसे लिखोगे? जैसे मान लो मुझे 2/7 दिखाना है, जैसे 2/7, तो 2/7 का मतलब है, सॉरी कितनी है, 1 2 3 4 8 है, तो मुझे दिखाना है जैसे 3/8 फ्रैक्शन दिखाना है। इसका मतलब 8 बॉल्स में से 3 बॉल्स अपन को लेना है, तो
तो ये जो फ्रैक्शन बनेगी इतने की, वो बनेगी 3/8। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे बॉल के टुकड़े नहीं, लेकिन यहाँ पर एप्पल के टुकड़े हैं, यानी सेब के टुकड़े हैं। तो बोले सेब के टुकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पीस में से एप्पल के एक पीस में से अब कितना लेना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल हमने 4 ले लिए, तो कितना हो गया? 4/8। फाइनली इसको काटोगे तो फ्रैक्शन बनेगी 1/2। और फाइनली आप समझ भी रहे हो कि मैंने आधा हिस्सा ले लिया। ठीक है। इसके बाद ये लिखा है बट द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल, यानी जो पार्ट्स हम ले रहे हैं ना वो इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। ये नहीं कि ये आधा कटा हो, ये थोड़ा पौना कटा हो, ये थोड़ा ज़्यादा कटा हो, नहीं, इक्वल पार्ट्स ही कटने चाहिए। जैसे हम खरबूजा काटते हैं, तरबूज काटते हैं, तो हम जब काटते हैं तो ऐसे तरह से काटते हैं, उसकी जो धारें बनी रहती हैं, खरबूजा की तो बनी रहती हैं, तो हम उसको जब काटते हैं तो इक्वल पार्ट्स कट जाते हैं, फिर हम उसे बांट देते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा नहीं है कि पहले सेब आधा काट दिया, वो किसी और को दे दिया, फिर एक पतला सा काट दिया, फिर एक पूरा ही दे दिया किसी को। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर सेब के टुकड़े भी करने हैं तो बराबर के टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। ठीक है? ऐसा नहीं यहाँ पे भी कि जो बॉल है एक छोटी हो और एक बहुत बड़ी बॉल हो, फिर एक बिल्कुल छोटी हो फिर एक बड़ी हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है? तभी वो फ्रैक्शन बनेगी। आगे देखो, अब पढ़ने का तरीका भी सीख लो। ऐसा नहीं कि हर चीज को 1/2 1/3, नहीं। समझो, जैसे पहले ही स्टार्ट होती, मैं मान के चलता हूँ 1/2 से ही है ना। 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा, फिर आप लिखना सीख जाओगे। जैसे 1/2 को पे राइट करना है, तो ये हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2। अब इसको 1/2 नहीं लिखेंगे ना, अब 1/3, तो इसको लिखोगे 1/3। क्या लिखोगे? 1/3, यानी तीसरा हिस्सा। जैसे 1/4 है, तो इसको लिखोगे 1/4। ठीक है? अब ऐसे ही 7/12 है, तो इसको लिखोगे 7/12। ये देखो 12 का ये बना है क्या? प्लूरल बनाने के नियम होते हैं कुछ, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो निक्की मैम या निधि मैम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है? जैसे थीफ का थीव्स बनता है, वैसे यहाँ पे 12 का 12 बन गया। ठीक है? एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैंने लिखा 5/11, तो यहाँ होगा, क्या हो गया? 5/11। ठीक है? या इसको 5/11 भी नहीं, 5/11 नहीं, 5/11 ही बोलेंगे। फिर लिखा मैंने 2/3, तो इसको लिखोगे 2/3। क्या लिखोगे? 2/3। इसका मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पीछे जो आता है, ये देखो, तो जो भी लगना होता है ना, यहाँ तो सीधी काउंटिंग लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग लिखी जाती है। पीछे जो होता है उसको हम लिखते हैं जैसे हमने लिखते आए। कैसे लिखते आए? सेकंड लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, फोर्थ लिखते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 11th, 12th, 13th। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो फ्रैक्शन लिखने का यानी पढ़ने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि पहला वाला जो होता है काउंटिंग टाइप का लिखते हैं, और पीछे हम उसका बोल सकते हैं उसका हम जैसे 12वीं 11वीं इस तरह से लिखते हैं। हाँ, एक चीज और समझो कि जो देखो फ्रैक्शन लिखना सीख गए, जैसे हमने लिखा 3/7, फ्रैक्शन लिखना सीख गए, तो इस 5 का, इस 3 का जो ऊपर लिखा जाता है,
इसका नाम होता है न्यूमरेटर। स्पेलिंग देख लेना, न्यूमरेटर। और इस नीचे जो लिखा होता है उसका नाम होता है डेनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, अब ये नंबर लाइन हम आपको अच्छी तरह इसमें समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, गारंटेड। कैसे समझो? अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि जरा मुझे ये बताओ कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो पहली बात भी एक बता दूं कि इसी सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो सबका जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा है, और सबका डिनोमिनेटर अगर एक जैसा होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर बड़ी होती है। तो ये बड़ी, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो 100% ये वाली जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, नहीं होगी? भाई ये बताओ सबसे बड़ी वैल्यू यानी सबसे जो बड़ी फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है 1, तो उससे छोटी है ये क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, उससे छोटी है ये, इसका न्यूमरेटर और छोटा है, उससे छोटी है ये, उसका न्यूमरेटर एक और छोटा है। तो कुल मिला के समझो अगर ये 1 है तो ये जितनी भी आ रही है 1 से क्या होंगी? छोटी होगी। अब बात समझ में आ गई? और एक तरीका बता दूं मैं आपको, न्यूमरेटर हो छोटा, न्यूमरेटर क्या हो? छोटा, और डिनोमिनेटर हो बड़ा। समझो अच्छे से, न्यूमरेटर जैसे 3 मान लिया और ये हो गया आपका 7, और न्यूमरेटर है छोटा, डिनोमिनेटर है बड़ा, तो ध्यान रखो न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, फिर चाहे वो कितना भी हो, 100% जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। क्या होगी? 1 से छोटी होगी। बात समझ में आ गई? अब यही चीज अगर अच्छा 1 से छोटी होगी तो बड़ी किससे होगी? बिल्कुल 0 से बड़ी होगी। कितनी होगी? देखो 0 तो हो नहीं सकती, ना तो ये होगी, ना तो ये होगी, ना तो ये होगी, ना तो ये होगी, तो कितनी होगी? 0। तो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर न्यूमरेटर हो छोटा और डिनोमिनेटर हो बड़ा तो वो जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी है। प्रैक्टिकल मैंने आपको बता। ठीक है बेटा? ओके बच्चा, आगे बढ़े? चलो, समझ गए आप? ओके ठीक है। यही चीज बच्चा अगर नेगेटिव में हो तब हम क्या करेंगे? तो फिर वही चीज है कि भाई ऊपर न्यूमरेटर है छोटा और ये है बड़ा, तो ये ध्यान रखो अब की बार क्या होगा? अब ये नेगेटिव की बात होगी, और नेगेटिव में कोई भी नंबर चली जाए, चाहे इतनी सी नंबर हो 0 को छोड़ के, कोई भी नंबर चली जाए 0 को छोड़ के, तो वो 0 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि 0 से जो छोटी होगी वही नेगेटिव में जा सकती है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नंबर लाइन पढ़ी है बच्चा। कैसे पढ़ी है? देखो बीचा बीच में रहता है 0, इधर रहता है 1, इधर 2, इधर 3, 4, इस तरह से होता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3। अब आपको पता चल गया कि 0 जो है वो इन सबसे बड़ा है, लेकिन 0 जो है वो इन सबसे छोटा है। ठीक है? तो इनसे तो बड़ा है और इनसे छोटा है। अब बात समझ में आ गई कि जो मैं लिख रहा था -3/7, वो एक तो पता चल गया कि ये जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, लेकिन ये माइनस में है तो -1 से -1 और 0 के बीच की होगी, यानी -1 से तो बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। बात समझ में आ गई? 0 से तो क्या होगी? छोटी होगी, और -1 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो 0 और -1 के बीच में रहेगी। जैसे प्लस वाली नंबर 0 और 1 के बीच में होती है, वैसे ही माइनस वाली नंबर 0 और -1 के बीच में होती है। बेटा फिर से समझ लो कि अगर ये बीच में 0 है, इधर माइनस की है, इधर प्लस की है, और वही छोटा बड़ा मैंने बता दिया, न्यूमरेटर अगर छोटा है,
डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ध्यान रख लो, अगर माइनस की नंबर हुई तो इन दोनों के बीच में होगी, और अगर प्लस की नंबर हुई तो इन दोनों के बीच में होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलें आगे अब। बिल्कुल चलें सर, समझ में अब बिल्कुल आ गया। अच्छा हाँ, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी सीख लो हमसे। बोले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझो बात को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 1/2 ही रिप्रेजेंट करना है, तो पहली बात तो ये समझो कि ये जो वैल्यू होगी हमारा, तो 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस नंबर लाइन तो पढ़ी है, चलो नंबर लाइन में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और थोड़ा सा कलर भी बदल लेता हूँ। कौन सा सूट करेगा, ब्लैक कर जाएगा? कर जाएगा, ठीक है। इस बीच बीच में क्या है, 0। बेटा इधर क्या है, -1, इधर क्या है, -2, इधर क्या है, -3, इधर क्या है, +1, इधर क्या है, +2, इधर क्या है, +3, ऐसे इधर भी है और ऐसे इधर भी है। ठीक है, हमें ज़्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई न्यूमरेटर है छोटा, डिनोमिनेटर है बड़ा, और पॉजिटिव है, तो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। कहाँ होगी? और यही चीज़ अगर नेगेटिव में होती बेटा तो फिर 0 और -1 के बीच में होती। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलें, कैसे चलें? बिल्कुल चलें। अब देखो इसका थोड़ा सा कलर बदल लें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। अब 0 और 1 के बीच में, अब इसका मतलब क्या हुआ पहले समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल कितने पार्ट करने हैं। जैसे मैंने फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि जो नीचे होती है इसका मतलब है टोटल इक्वल पार्ट्स। जैसे नीचे है 7, तो हमें टोटल 7 कोई भी चीज़ के 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं, अलग अलग नहीं, छोटे बड़े नहीं, 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो नीचे बेटा 2 है, तो हम कितना पार्ट्स करेंगे टोटल, और वो भी इक्वल पार्ट्स। सर 2 कितना करेंगे, 2, तो कर दो भाई। तो एक पार्ट तो हो गया ये, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट हो गया ये। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें एक तरीका और बता दूं कि अगर आपको 2 पार्ट करने हो, 1 डंडा कर दो। 3 पार्ट करने हो बराबर के, 2 डंडा। डंडा नहीं करना है भाई, नाप के ही करना है। समझ में आ गई बात? वो स्केल होती है, उसमें डंडा बने होते 10-12, जो वो सॉरी 10 होते हैं। तो अगर आपको टोटल 10 जैसे 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 7 डंडे कर दो बीच में। और अगर 7 डंडे मतलब 7 डंडे करने, वो सॉरी 7 अगर टोटल इक्वल पार्ट्स करने तो 6 डंडे कर दो, यानी 1 डंडा कम किया करो। ठीक है, फिर बता दें। चलो ये चीज़ समझ नहीं पाए सर, अच्छे समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे। तो बोले मुझे 7 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं इसके, 7। तो कितने डंडे लगाओ, 6, वो भी बराबर के। अब मैं यहाँ नाप तो सकता नहीं, 6 डंडे लगा दो। 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और ये पहला खुद का तुम्हारा। देखो 6 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखना ये पार्ट, देखो आपने डंडे लगाए, देखो आपके पास क्या था कि ये वाला जो, मैं इसका कलर बदल देता हूँ। आपके पास ये था शुरुआत और ये था एंडिंग। तो आपको इसके जो पार्ट करने, सॉरी इसमें जो पार्ट करने थे वो 7 पार्ट करने थे। कितने पार्ट करने थे, 7। तो आप कितने डंडे करोगे बराबर के, 6 डंडे। तो सर कर दिए 6 डंडे। 1 सॉरी कलर बदल दूं, 1 2 3, अब नाप के नहीं किए मैंने, 4 5 6। देखो 6 डंडे हो गए। अब सर 6 डंडे तो आपने कर दिए, पार्ट 7 हो गए कि नहीं हो गए, गिन लो ना। ठीक है, गिन लेते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट। बोले सर आपकी तो सर कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो बेटा सही जाएगी, हम आपको जेन्युइन चीज़ें बताएंगे जो हमने प्रैक्टिकली की है। समझ में आ गई? ये हमने डिस्टेंस जो एक चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, वो हमने अच्छे से पढ़ा है। समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई सर। तो अब गलती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। तो सर कितने पार्ट करने हैं इसके, 2, और कितने डंडे लगाऊंगा बीच में, 1, बराबर के हो गए पार्ट। अरे मैंने नाप के नहीं किया, आप लोग नाप के करोगे। तो अब मुझे बताओ, ये जो ऊपर लिखा है 1, तो इसका मतलब ये है हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए। सर पहला पार्ट दिला दो। पहला पार्ट कहाँ है सर, ये रहा। तो यही जो वैल्यू होगी वो 1/2।
समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई सर, थोड़ी थोड़ी नहीं आई, कुछ लोगों को नहीं है। अब देख लो एक और एग्जाम्पल देखो, तब समझ में आएगा। बोले सर समझाओ, बिल्कुल आपका काम ही है, बिल्कुल काम है। देखो हमें रिप्रेजेंट करना है, अच्छा स्केल ले लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। स्केल ले लेते हैं। स्केल यहाँ पे तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने ऑप्शन होते नहीं। मोर में जाऊँ, मोर में है शेयर क्लाउड इंसर्ट, नहीं बेटा यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि ये अपना खुद का मतलब हमने जो एप्लीकेशन परचेज किया है उस वो है, ये स्मार्ट बोर्ड का नहीं है, ठीक है, समझो। हाँ रिप्रेजेंट करना है बेटा हमें 3/7। कितना रिप्रेजेंट करना है? 3/7। तो पहले तो ये बताओ, डिनोमिनेटर है छोटा, वो भी प्लस का, और डिनोमिनेटर छोटा हो, सॉरी उल्टा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो वैल्यू कहाँ होगी सर? 0 और 1 के बीच में होगी अगर वो पॉजिटिव है, और 0 और -1 के बीच में होगी सर अगर वो नेगेटिव है। तो क्या ये नेगेटिव है? नहीं है, तो सर कहाँ पे होगी? 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया +1, यहाँ हो गया +2, बस बहुत है। अब क्यों करें? क्योंकि पता है 0 1 के बीच में टिकेगी, बिल्कुल टिकेगी सर, तो टिका देते हैं, ओके। अब बताओ मेरे को बच्चा कि टोटल कितने पार्ट करने हैं? 7 कर दो ऐसे करके। अब कितने डंडे लगाएंगे? 6 लगा दिए, देख लो। अब देखो मैंने नाप के नहीं लगाया बेटा, तुम नाप लेना, स्केल किस लिए दिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए, 7 डंडे हो गए, 6 वो हो गए, अभी मैंने प्रैक्टिकल किया था। बोले सर हो गए, आपके ऊपर पूरा विश्वास है। विश्वास है तो आगे बढ़ जाओ। अब ये बताओ, इसका मतलब ये होता है ना कि हमें टोटल 7 पार्ट करने थे, उसमें मैंने तीसरे पार्ट लेना था, यानी 3 पार्ट लेने थे तीसरे नंबर का पार्ट। तो तीसरे नंबर का पार्ट कौन सा है? 1 2 3, समझ में आ गई? देखो 1 2 3, तो ये रहा आपका 3/7। अब आ गई सर समझ में, बिल्कुल आ गई। अब नीचे जो भी होगा वो टोटल पार्ट होंगे, कर लिए बराबर। अगर मान लो 12 पार्ट करने तो 11 डंडे कर लेना, भाई डंडे नाप के करना, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर हमें ये करना है कि अगर वो पॉजिटिव हुई तो 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव हुई तो 0 -1 के बीच में। इतना समझ गए सर? कर गए? अब ये देख लो ऊपर कौन सा पार्ट आ रहा है, बोले 3, तो 3 वाले पार्ट पे टिक मतलब लगा दो, वही फ्रैक्शन वही हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये कैसे पॉसिबल है, तो इसका प्रैक्टिकल भी देख ही लो बच्चा आज, बिल्कुल पॉसिबल है। बड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा सा। जैसे आपका ये रहा, मैं मान के चलता हूँ 0, इधर -1, और इधर आप समझ गए -2 वगैरह है। इधर थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं 1, इधर 2, ऐसे करके 3, ठीक है। इधर अपन खाली छोड़ देते। तो हमें कितने पार्ट करने थे? 7। तो हमें डंडे कितने करने? 6 कर दो, बिल्कुल 6 डंडे कर दो सर। 1 2 3, मुझे लगता है ये हो नहीं पाएगा, थोड़ा और पास में करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गए डंडे? बिल्कुल हो गए सर। तो अच्छा 6 डंडे हो गए तो सर पार्ट 7 हो गए? बिल्कुल हो गए, आँख बंद करके हो गए। अब कौन से नंबर का पार्ट लेना? 3। तो पता है 3 नंबर कौन सा? 1 2 3। अब मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये जो 1 वैल्यू आई है वो कैसे आई है, समझो। अगर अच्छा मुझे तो बताओ बेटा कि पहला वाला पार्ट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 0/7। अच्छा तभी तो आंसर 0 आया। दूसरा पार्ट कौन सा होगा? 1/7। मतलब पहला नहीं, पहला पार्ट नहीं, स्टार्टिंग पार्ट है। पहला पार्ट कितना होगा? 1/7। दूसरा पार्ट कितना होगा? 2/7। तीसरा पार्ट 3/7। चौथा 4/7। पांचवा 5/7। 6/7 और 7/7। काट के कितना आएगा बेटा? 1। यही तो आ रहा था। अब आप बोलोगे सर 20/20 भी तो 1 होगा, लेकिन बच्चा 20 पार्ट करे कहाँ थे?
20 करने तो दो, फिर हम 20/20 कर देंगे, क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ सर 1 लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जैसी फ्रैक्शन होगी वैसे, अगर ये लिखा होगा 3/100 तो 100 पार्ट करोगे, क्योंकि 1 लाने के लिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 100/100, क्योंकि हम तो पार्ट यहाँ पे तीसरा ले रहे थे। अब आ गई समझ में, अब पूरा समझ में आ गई। अगर आ गई बच्चा तो आगे हम मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये पढ़ेंगे। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, तो बहुत कुछ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अच्छे से कॉपी कर लेना, सीख लेना, बार बार वीडियो को पॉज करके देखना, बार बार वीडियो देखना, जब तक समझ में ना आए तब तक देखना, और फिर भी ना आए तो फिर नहीं आएगी आपको, क्योंकि इतने अच्छे से समझाया है तो कुछ तो फल मिले उसका। अच्छे से पढ़ोगे, दिमाग लगा के पढ़ोगे, दिमाग को भटकाओगे नहीं, सक्सेस हो जाओगे, सीख जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।